Hello everyone, welcome to this new session wherein we will be covering all the important topics from down to earth जो कि पिछले एक साल में डाउन टू अर्थ में अपीयर हुए हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है नहीं है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यूपीएससी की 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें मालूम है कि भाई एनवायरनमेंट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये आप इससे अज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन जो है आपके एनवायरनमेंट के लगभग यहाँ से बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दूंगा और ये काफ़ी फास्ट एक सीरीज़ रहेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स मिनिमम टाइम में, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है 2025 के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, तो जितने जल्दी हो सके सारे टॉपिक्स आज कवर करने की कोशिश की जाएगी। इंडिया का सबसे पहले पावर मिक्स को समझेंगे। पावर मिक्स में भी क्या, खास तौर पे पावर मिक्स तो उतना समझना ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस टाइम पे है दैट इज़ कि इंडिया के जो आजकल समर पावर आउटेजेस चल रहे हैं ये किस वजह से चल रहे हैं, इसको समझना नंबर 1, ठीक है। तो इसकी वजह गुरु ये है कि एकदम से जैसे ही हीटिंग हुई है, ठीक है, प्लैनेट की, और जैसे ही इंडिया में हीट वेव्स आना शुरू होती है तो मई और जून में जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लगभग इतनी 273 गीगावाट जो जून 2025 में नॉर्मली रहती है, इससे है ना ये लगभग 14-15 गीगावाट ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। तो ये एस्टिमेट है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है ये ज़्यादा रहने वाली है, ये बढ़ रही है। और इसके लिए है ना, ये एस्टिमेट किसके द्वारा तैयार किया गया है, शॉर्ट टर्म नेशनल रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान जो है एक नेशनल रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान, कौन ये डिक्लेयर करता है, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। याद रखना होगा, रख लेना, अदरवाइज उतना ज़रूरी नहीं है। ये इशू किस लिए है ना, किस वजह से ये इतना ज़्यादा इशू आपके, ठीक है, राइज हो रहा है, इसमें एक मेन कारण है हमारा सोलर के लिए जो शिफ्ट हुआ है, उस शिफ्ट में भाई साहब नॉन सोलर आवर्स जो है ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं कई कारणों से। पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन की वजह से जो इंसोलेशन है वो डायरेक्टली नीचे नहीं पड़, ठीक है, आपके सोलर पैनल तक उतनी नहीं पहुंच रही है, ग्लोबल डिमिंग एट द सेम टाइम हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है जितने ज़्यादा तूफान वगैरह आएंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा आप पाएंगे कि मौसम में इंस्टेबिलिटी रहती है, सोलर पैनल पे धूल वगैरह जम जाएगी, और ये राजस्थान के एरिया में ये सारे इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी घटी हुई है, ठीक है। और जो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डिमांड भी है। अब ये नॉन सोलर आवर्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे आवर्स होते हैं, ठीक है, जो कि NLDC नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ये सेंटर इसको डिक्लेयर खुद करता है कि ये आवर हम सोलर आवर कंसीडर करेंगे जिसमें कि इनफ हीट पहुंचती होगी, इनफ लाइट पहुंचती होगी सोलर पैनल्स के पास। कुछ होते हैं नॉन सोलर आवर्स, भाई उसमें इनफ, देखो लाइट तो पहुंच रही है लेकिन इनफ लाइट नहीं है, तो नॉन सोलर आवर्स की जो संख्या है ये भी बढ़ रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना, क्योंकि क्लाउड कवर वगैरह वो उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें बढ़ रही है, इसकी वजह से नॉन सोलर आवर्स है ना ज़्यादा आपके बढ़ रहे हैं। इसी के साथ इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है आपको ध्यान में रखना है, इंडिया एट प्रेजेंट लगभग 42% ऑफ टोटल जो हमारी एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हम, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उन रिन्यूएबल में आपके सोलर आता है, विंड आता है, ठीक है, ये आपके जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब चीज़ें आती है, बायो फ्यूल आता है, ये सब चीज़ें जो 40% से ज़्यादा की हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, आज के दौर में दो है ना 200 गीगावाट के आसपास हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, लेकिन प्रॉब्लम एक बड़ी ये भी है कि हमारे पास स्टेटमेंट देखो यहाँ से बनाएगा वो कि जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज की कैपेसिटी है, एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी है, ठीक है, ये कैपेसिटी हमारे पास सिर्फ 5 गीगावाट का है, यहाँ से वो स्टेटमेंट बनाएगा अगर बनाना होगा तो। बाकी इसमें कुछ भी आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काम की स्टेटमेंट बस ये है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी करें इंडिया में। इसीलिए कई नई फैसिलिटीज़ को, है ना, नई बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज़ को ओपन करने, और एट द सेम टाइम पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, इसका एटलीस्ट आपको ध्यान में आइडिया होना चाहिए। ये हमने साइंस एंड टेक के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। पम्प्ड स्टोरेज क्या होती है, मान लीजिए ये एक, है ना, ये कोई हिली एरिया है, ठीक है, और यहाँ से आपकी रिवर बह रही है, तो जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है ना, तो आप क्या करेंगे, इस रिवर, है ना, ये कोई लो लाइंग रिवर है,
तो यहाँ से आप जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो पंप करके वाटर आप यहाँ हिली रीजन पे ले जाएंगे उस वक्त, तो एनर्जी आपकी यहाँ पे है ना, यहाँ आपकी स्टोर हो जाएगी इस पानी के अंदर, क्योंकि आपने पंप करके ये पानी ऊपर लिया। और जब आपको चाहिए होगी एनर्जी तो आप इसी पानी को ऊपर से रिलीज करवाएंगे, और ग्रेविटी के प्रेशर में आकर के है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये पानी फिर टरबाइन घुमाएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। तो एक तरीके से आपने एनर्जी जो आपके पास अवेलेबल थी उसे ही यहाँ पे स्टोर कर दिया। साथ में आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो पावर प्लांट्स को इम्पोर्टेड कोल को है ना पावर के लिए यूज़ करने के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ लो। तो ये भी ऐसे अगर वो स्टेटमेंट आपसे पूछे कि है ना ये क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है, यस, तो गवर्नमेंट इज सीकिंग दिस कि इम्पोर्टेड कोल को पावर प्लांट्स में यूज़ करवाया जाए। अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन इस पर इशू नहीं हुई है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि थार डेजर्ट जो है ग्रीन हो रहा है, ठीक है। थार डेजर्ट आपको मालूम है राजस्थान में और इवन ये पाकिस्तान में भी ये एक्सटेंड होता है, नॉर्दर्न गुजरात, इन सारे एरियाज़ को कलेक्टिवली थार डेजर्ट कहा जाता है। तो ऐसा ये ग्रीन हो रहा है, ग्रीनरी यहाँ पे बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है, आपसे वो कॉज पूछ सकता है कि इसके क्या कॉज हो सकते हैं। नंबर 1, थार डेजर्ट के आसपास इंक्रीज्ड रेनफॉल देखने को मिल रहा है। क्यों ये इंक्रीज्ड रेनफॉल है? मेनली बिकॉज ऑफ ए मोर इंटेंस आपका, ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इंटेंस हो गई है। क्यों इंटेंस हुई है? देखिए नॉर्मली मान लीजिए अगर ये यूरोप है, वर्ल्ड मैप तो मैं लाया नहीं हूँ, मान लीजिए ये है ना, मान लीजिए ये यूरोप है और इधर इंडिया है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे जो आपका लो प्रेशर बनता है और यहाँ से जो मॉइस्चर उठता है, तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में सर्दियों में वो है ना, विंटर्स में वो वेस्टर्लीज की इन्फ्लुएंस में वो पूरा मॉइस्चर इंडिया की तरफ भाग जाता है। अब ये जितना इंटेंस होगा, ये यहाँ पे जितना इंटेंस होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में उतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि सर्दियों में गुजरात में, नॉर्दर्न गुजरात में है ना, पिछले साल देखिए गुजरात में बाढ़ आ गई थी, और ये थार डेजर्ट में इतनी बारिश हो रही है, राजस्थान में इतनी बारिश हो रही है। इंपॉर्टेंट बात है कि काराकोरम एनोमली, अगर वो बोले कि काराकोरम एनोमली, काराकोरम एनोमली, तो काराकोरम पीक का आपको मालूम है वेस्टर्न, हाँ ठीक है, वेस्टर्न हिमालयज में ये पाई जा रही है, ठीक है, आगे मैंने मैप डाला होगा। तो काराकोरम एनोमली एक ऐसी एनोमली है, मैंने इधर मैप डाला हुआ है कि इस एरिया में जो काराकोरम रेंज है इधर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये वाली जो रेंज है जो मैंने अभी यहाँ रेड किया, इस एरिया में बर्फ़ बढ़ रही है, इस एरिया में ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, बाकी पूरे एरिया में ग्लेशियर घट रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियल मेल्टिंग बहुत रैपिडली हो रहा है हिमालयाज में और हिंदू कुश रेंज में, लेकिन काराकोरम के एरिया में बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटेंसिफाई हो रहा है, यहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है मेडिटेरेनियन ओशन से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है थार के डेजर्ट के ग्रीन होने का? ह्यूमन ड्रिवन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर वहाँ पर अब ज़्यादा हो रही है। राजस्थान की ज़मीनें बहुत सस्ती है, अगर आपको कभी खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, राजस्थान की ज़मीनों में करके रखो, क्योंकि सोलर प्लांट बाद में लगने है। तो ज़मीनें वहाँ की सस्ती है, वहाँ एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर्स जो है पानी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं वहाँ से, तो थार डेजर्ट ग्रीन हो रहा है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो 60 है ना 64% है रेनफॉल में इंक्रीज़ हुआ है, वो इसी वजह से क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेज हुआ है और वहाँ पे जो लोकल मॉइस्चर अपटेक है वो भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बाहर निकाला जा रहा है लोगों के द्वारा, तो फिर वो मॉइस्चर बन के ऊपर उठेगा ही। अगली बात, मेन जो ये ग्रीनरी है ये एंथ्रोपोजेनिक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ग्राउंड वाटर इंड्यूस्ड। 55% ऑफ ग्रीनरी जो है ना, आपको इसमें कोई भी परसेंटेज वगैरह ध्यान में नहीं रखनी है, बस ये कारण आपसे पूछ सकते हैं वो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेन जो ग्रीनरी बढ़ रही है वो ग्राउंड वाटर के द्वारा इंड्यूस्ड है, उसके लिए जो सिंचाई आ रही है वो पानी ग्राउंड वाटर से आ रहा है। 55% पानी बारिश से है ना, सिर्फ 45% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वेजिटेशन का। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ग्राउंड वाटर टेबल भी सेम एरिया में देखा गया है कि ये डिक्लाइन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बारिश झमाझम हो रही है और ग्राउंड वाटर उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी बढ़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि अगर सब कुछ बारिश की वजह से नेचुरली हो रहा होता तो ग्राउंड वाटर टेबल भी राइज करता भाई। एक्चुअल में डिप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ग्राउंड से पानी, ग्राउंड वाटर बाहर निकाल के वहाँ पर खेती की जा रही है, तब जाकर ये ग्रीन हो रहा है।
अगली बात, नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ना, हाँ, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये ऑलरेडी हम पीवाई के रिसर्च प्रोग्राम में पढ़े हुए हैं, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो यूट्यूब के लर्नर है, आप मुझे बताएंगे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, ये कौन से एक्ट के तहत बना हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये किसके तहत बनी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी किसके तहत बनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि क्या इंडिया में जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं। ये सारे PYQs हैं, ये सारे PYQ है। ये भी बताओ कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको चेयर कौन करता है। अब आते हैं अगले चीज़ में। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि ठीक है, जेनेटिक एडिटिंग से आप क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। क्या कोई एक्सटिंक्ट स्पीशी को वापस जिंदा कर सकते हैं, कर सकते हैं। रिसेंटली ये हुआ ही है, जो आपका डायर वोल्फ है, ठीक है, ये वाइट कलर का, ये ऐसा वोल्फ, ये बहुत हैवी वोल्फ है एक्चुअल में, ठीक है, और ये मर गया था, है ना, ये एक्सटिंक्ट हो गया था 10,000 साल पहले। तो इसे डी एक्सटिंक्ट कर दिया गया है जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू, जीनोम एडिटिंग के थ्रू। इसकी हड्डियां वड्डियां मिल गई होगी साइंटिस्ट को, वहां से इसने जीन जून का निकाल दिया होगा, अब है ना। अब वहां से इन्होंने भाई साहब एक नया वोल्फ तैयार कर दिया। बट एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ये भी है, वो आपको देखो स्टेटमेंट ये बनाएगा कि रिसेंटली इन USA सच एंड सच डिस्कवरी हैज़ हैपेंड। आपको याद नहीं रखना है कि क्लोजल बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी है, नहीं है, इतना ध्यान में रखना है USA में कुछ ऐसा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपको स्टेटमेंट में ये देगा कि रिसेंटली दिस हैज़ हैपेंड। हाँ, अब आपको मालूम है दिस हैज़ हैपेंड। वो बोलेगा कि द न्यूली क्रिएटेड डायर वोल्फ was exactly similar to the extinct dire wolf etc. या फिर it is 100% original in genetic sequencing। no भाई, ये मेनली इसके जो जीन है ना, ये ग्रे वोल्फ से लिए गए हैं। तो आजकल जो ग्रे वोल्फ एग्जिस्ट करता है USA में, वहाँ से इसके जीन निकाले और थोड़ा बहुत एडिटिंग की और बन गया आपका, इसको मतलब ग्रे को थोड़ा बड़ा कर दिया साइज में और वाइट कर दिया तो बन गया डायर वोल्फ। तो इस पे क्वेश्चन भी रेज किए जा रहे हैं। बाकी ये एक बड़ी खतरनाक ट्रेंड भी है, क्यों, क्योंकि इससे हो सकता है कि आप बाद में कल को टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह बनाना शुरू कर दें। तो इस टेक्नोलॉजी से हो सकता है, मान लो कल को ये डायनासोर को ही वापस ला दे और फिर आदमी कैसे मतलब वो रह पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बहुत खतरनाक भी है ना। आप मुझे बताएंगे कि अल्फ़ा गाल जीन, अल्फ़ा, भाई ये साथ में करते रहो, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बोल रहा हूँ। अल्फ़ा गाल जीन जो है, ये न्यूज़ में था लास्ट ईयर। ये क्यों न्यूज़ में था, और जीनो ट्रांसप्लांटेशन लास्ट ईयर हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वो एनिमल है। वैसे तो है ना, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन वही एनिमल होते हैं, लेकिन फिर भी नाम आप ले लीजिए कि कौन सा वो एनिमल है जिससे कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था एक ह्यूमन में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया तेलंगाना का एक एरिया है, ठीक है, ये कांचा गचिबोली, याद नहीं रखना है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट घटना ये हुई कि 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट लैंड है, वो हैदराबाद में दे दिया गया किसी कंपनी को कि आप इसमें डेवलपमेंट करो। तो डाउन टू अर्थ की इसमें कवरेज भी थी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये निकली कि लोग डिमांड कर रहे हैं। नंबर 1, वो डिमांड कर रहे हैं कि इस एरिया को, क्योंकि ये एक ग्रीन पैच है हैदराबाद का, है ना, तो सिटी एक माना जा रहा है कि इट इज़ द लंग ऑफ द सिटी, है ना, कि ऑक्सीजन दे रहा है ये पूरी सिटी को। तो इन्होंने ग्रीन पैच यहाँ पे एकदम, हाँ, ऐसा ही मुंबई में भी 1-2 साल पहले हुआ था कि पूरे ग्रीन पैच को वहाँ पे काटने की इजाज़त दे दी थी। तो आप ये मेंस में भी लिख सकते हैं, कांचा गाचीबोली करके ये जो एरिया है, आप मेंस में एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हुआ। एक्चुअल में इशू ये था कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पूरे एरिया को, हरे पैच को दे दिया किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, सिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए। और अब यहाँ पे क्लियर होना था, तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 2 उनकी मेन डिमांड थी। नंबर 1, इसे डीम्ड फॉरेस्ट आप डिक्लेयर करो। दूसरी डिमांड ये थी कि नेशनल पार्क डिक्लेयर करो। यहाँ से 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल पार्क डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। डिक्लेयर करने के प्रोसेस क्या है? नंबर 1 स्टेप में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसे भी डिक्लेयर करना है, सबसे पहले, और ये वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले वो डिक्लेयर अपना इंटेंशन जारी करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं एज ए नेशनल पार्क, ठीक है। अगर इंटेंशन ऐसा जारी कर दिया तो उसमें वो एरिया भी स्पेसिफाई करेंगे कि ये सारे एरिया उस नेशनल पार्क में होंगे। अब अगर वहाँ पे मान लो कोई ओरिजिनल इनहेबिटेंट हो, वो अपनी लैंड का वहाँ पे
क्लेम कर रहे हो कि मेरी लैंड यहाँ पे है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आप नेशनल पार्क कैसे इसे डिक्लेयर कर सकते हैं? मेरी तो यहाँ पे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर कोई ऐसा क्लेम कर दे उस लैंड पे, तो भैया पहले आप लैंड सेटल करेंगे। जब ऐसा लैंड सेटलमेंट हो गई, उसके बाद आप एक नोटिफिकेशन फ्रेश निकालेंगे, फिर आप बोलेंगे लैंड सेटलमेंट के बाद कि ये है ना, जब कोई भी ऐसे क्लेम नहीं बच जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि अब से ये नेशनल पार्क हुआ। सेम प्रोसीजर है दोनों के लिए भी, है ना। और इम्पॉर्टेंट बात है, नेशनल पार्क की अगर आपको बाउंड्री चेंज करनी है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ, है ना, वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशन के बिना वो चेंज नहीं की जा सकती। पहले रिकमेंड करेगा, है ना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उसको चेंज करेगी उस बाउंड्री को। तो गवर्नमेंट अपनी डिजायर पे, अपनी विल पे नेशनल पार्क को चेंज नहीं करेगी, है ना। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए डिग्रेड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, डिग्रेडेशन नहीं हो सकती नेशनल पार्क की, ठीक है, ये बात होगी। फिर आता है डीम्ड फॉरेस्ट। नेशनल पार्क की डिमांड को हमने एड्रेस कर दिया, अब आता है डीम्ड फॉरेस्ट पे। ये डीम्ड फॉरेस्ट क्या है भाई साहब? क्या ये कहीं मेंशनड है? नहीं। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में मेंशनड है, ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में मेंशनड है। तो कहाँ मेंशनड है? सुप्रीम कोर्ट ने TN गोडावर्मन केस एक आया था। अगर वो बोले एनवायरमेंटल लॉ में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या रूल है ना, योगदान है। फॉर एग्जाम्पल MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। TN गोडावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आप जो है फॉरेस्ट को, हाँ, जब कंसिडर करेंगे एज ए फॉरेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही लैंड फॉरेस्ट लैंड कंसिडर की जाए जो स्टेट गवर्नमेंट ने एज ए फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज कर रखी हो। नो, वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही लैंड फॉरेस्ट लैंड हो। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी जो डिक्शनरी मीनिंग में फॉरेस्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इवन प्राइवेट लैंड में भी, है ना, या फिर, है ना, जो प्राइवेट लैंड है अगर उसमें भी पेड़ लगे हुए हैं, तो उन पेड़ों को गिराने के लिए आपको वही क्लियरेंसेस लेनी पड़ेगी जो ऑर्डिनरी फॉरेस्ट से पेड़ आपने गिराने हैं। तभी अगर वो बोले कि एन इंडिविजुअल हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स टू फॉल द ट्रीज इन द प्राइवेट लैंड, नो, इंडिविजुअल के पास प्राइवेट लैंड में भी फॉल, है ना, किसी ट्री को गिराने की पूरी इजाज़त नहीं होती है। उन्हें क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, वही सारी क्लियरेंस जो फॉरेस्ट की होती है। डीम्ड फॉरेस्ट और क्या होता है? सरकार कुछ एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देती है। कुछ एरिया कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सरकार नो तोड़ उसे कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके नाम है, तो वो कम्युनिटी लैंड होती है, ग्रेजिंग लैंड होगी, कई और चीज़, है ना, कोई और लैंड के तौर पे उसे रिकॉग्नाइज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, डिक्शनरी मीनिंग में फॉरेस्ट को कंसिडर करो। समझ लो, डिक्शनरी मीनिंग माने जहाँ भी आपको फॉरेस्ट लाइक पेड़ मिले उसको आपने डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करना है ना। तो उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की के तहत डीम्ड फॉरेस्ट की जो है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन किसी फॉरेस्ट को मिलती है वो डीम्ड फॉरेस्ट को भी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, डीम्ड फॉरेस्ट, बस इतनी बात ध्यान में रखो कि डीम्ड फॉरेस्ट जो है किसी एक्ट में मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि इसे आप डीम करो एज ए फॉरेस्ट। अब आते हैं नई चीज़ पे कि भैया आर्कटिक जो है ना, ये एक नई न्यूज़ है कि आर्कटिक आइस जो है ये बहुत फास्ट रेट से मेल्ट हो रही है। कितने फास्ट रेट से? 4 टाइम फास्टर देन रेस्ट ऑफ द ग्लोबल एवरेज। अब इसी को कहते हैं पोलर एम्प्लीफिकेशन या आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन माने जो प्रोसेस है वो एम्प्लीफाई हो रहा है, ठीक है। आज मान लो अगर 1 लीटर वाटर मेल्ट हुआ, मतलब अगर एक किलो आइस अगर मेल्ट हुई, कल 2 किलो होगी, परसों 3 किलो, एम्प्लीफाई हो रहा है, ये चीज़ है ना, बढ़ रही है। दिस इज नोन एज पोलर एम्प्लीफिकेशन। इसके रीज़न वो आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, रीजंस देखिए, बहुत सारे इसके रीजंस है। नंबर 1 ये कि पोलर आइस, देखो इसका अल्बिडो होता है आइस का। मान लो अगर ये आइस एक बार मेल्ट हो गई तो ये जो आसपास का है ना, ये जो आसपास का पानी है ये उतना वाइट नहीं है जितना ये आइस यहाँ पे है। दैट मीन्स ये आइस, हमें मालूम है वाइट कलर जो है सन से आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, लेकिन जितना डार्क कलर होता जाएगा, पानी तो डार्क कलर का होगा, तो जितना डार्क कलर का होगा वो पानी को एब्जॉर्ब, है ना, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से पानी भी गर्म होगा, ऊपर से वैसे ही सनलाइट आ रही है तो गर्म पानी का भी इफेक्ट होगा, सनलाइट का भी इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका पोलर आइस और फास्टली आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है? ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन भाई साहब, आप जो भी कार्बन यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, तो ब्लैक कार्बन ध्यान में रखना है, ये शॉर्ट लिव्ड एक कार्बन पार्टिकल है, ठीक है, ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन भी
जो है यहाँ सेटल हो जाता है, इसका काला रंग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा ऊपर से, ठीक है, जो भी सनलाइट होगी। तो उसकी वजह से भी आप पाएंगे कि ब्लैक कार्बन एक कारण है पोलर एम्प्लीफिकेशन का, ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगली बात देखिए, अगले इसके कई कारण हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो आपके अटलांटिक्स है, ठीक है, अटलांटिक का जो वाटर है, वाटर अटलांटिक का वार्म हो रहा है, तो जो वार्म करंट, जितने भी वार्म ओशन करंट जैसे नॉर्वेजियन करंट वगैरह हो गए, ये नॉर्थ में जैसे ही घुसेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा वो जो है आपका आइस मेल्ट वहाँ पे करवा देंगे। विद लेस सी आइस मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन, नंबर वन कारण ये है। एंड दूसरी बात, इसके इफेक्ट क्या है, बड़े सारे इफेक्ट है भाई, क्योंकि एक तो इससे ऑलरेडी ओशन है ना, जो ओशनिक आइस है वो मेल्ट हो ही रही है ना। दूसरी बात, इससे मीथेन एमिशन हो सकता है, जो यहाँ पे अंडर आइस मीथेन इतनी ट्रैप्ड है। तीसरा इफेक्ट ये है कि इससे जॉम्बी फायर आ सकती है। जॉम्बी फायर्स क्या होती है, जो भी अंडरग्राउंड फायर हो उसे जॉम्बी फायर नॉर्मली कहते हैं। फायर कई बार ऐसा होता है, एक साल फायर लगी, फिर वो अंडरग्राउंड ही रही, अंडरग्राउंड चलती गई, अगले साल फिर से निकल आएगी। ऐसा इसलिए नॉर्मली होता है कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में नीचे ह्यूमस होता है, लेयर्स होती है सॉइल की, तो जो निचली लेयर ऑफ सॉइल है उसमें फायर रहेगी। यहाँ पे भी हो सकता है जॉम्बी फायर आ जाए। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मीथेन ट्रैप्ड है। तो कई बार ऐसा होता भी, आपने देखा होगा आर्कटिक में अगर कोई आदमी गया और वहाँ वो कुछ भी ऐसा हथियार जब नीचे गाड़ता है तो ऊपर जब निकालता है उस वक्त कई बार आग वहाँ पे साथ में निकल जाती है। तो जॉम्बी फायर के और जॉम्बी डिजीजेस के आपने देखा होगा कि 10,000 साल पहले के बैक्टीरिया, रिसेंटली ये है ना, ये एक रशियन साइंटिस्ट ने ये काम करके दिखाया। 10,000 साल पहले के बैक्टीरिया थे, वो फ्रोजन थे, माना जाता था कि वो डेड थे, जैसे उन्होंने निकाला वो जिंदा हो गए। तो ऐसी जॉम्बी डिजीजेस बड़े सारे हो सकती है इसके नीचे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आर्कटिक जेट स्ट्रीम जो है ये और ज़्यादा इरेटिक हो सकती है। अब इसका क्या रोल है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। आप अभी के लिए ये समझो कि आर्कटिक जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये बहुत इरेगुलर हो सकती है ना। अगली बात, प्रोलॉन्ग्ड स्टॉर्म आएंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल आएगी, ठीक है। और अभी भी इसके जो इफेक्ट है वो समझना अभी बाकी है। ये सिर्फ आर्कटिक में नहीं हो रहा है, अंटार्कटिक में भी हो रहा है। कुछ ग्लेशियर्स के नाम आपने याद रखने हैं। अगर वो बोले डूम्सडे ग्लेशियर या फिर थ्वाइट्स ग्लेशियर, तो ये अंटार्कटिका का एक ग्लेशियर है जो बहुत जल्दी पिघल रहा है। अगर ये पिघल गया तो 3 मीटर तक ग्लोबल जो सी लेवल है वो राइज हो सकता है। एक अगर वो बोले ए है ना 36, A71 आइस शेल्फ है ना, ए आगे वो नंबर लगा दे तो समझ लेना कि वो अंटार्कटिका के किसी आइस शेल्फ की बात की जा रही है। ऐसे मान लो A70 बोल दे, A37 बोल दे, नॉर्मली वो आपके अंटार्कटिका की किसी ना किसी आइस शेल्फ की बात कर रहा होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखो। एक बड़ी एक प्रॉब्लम इसकी ये भी है कि आर्कटिक जो ऐसी वार्मिंग हो रही है वो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी कॉज कर सकता है कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। आर्कटिक की जो एल्गी है वो एडेप्टेड है, ठीक है, वो एडेप्टेड है ठंडे टेम्परेचर के लिए और ओशन में, ठीक है, ओशनिक आइस में उगने के लिए, उस वाले पानी में उगने के लिए। अगर आर्कटिक वार्मिंग हो गई तो हो सकता है जो बेनिफिशियल एल्गी हो, जिसको कि आर्कटिक जो जू प्लैंकटन है वो खा ना सके, है ना, तो जू प्लैंकटन मर जाएंगे। जू प्लैंकटन ओशनिक जो इकोसिस्टम है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ये फोटोसिंथेसिस करती है, एल्गी भी करते हैं, डायटॉम्स भी करते हैं। इन एल्गी को खाता है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन एक एनिमल होता है, बहुत कम सेल्स का, है ना, 8-10 सेल्स का, या फिर सिंगल सेल्यूलर भी कई बार। तो जू प्लैंकटन कई तरीके के एनिमल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जू प्लैंकटन, ये एनिमल होते हैं। इनको खाती है मछली, जैसे आर्कटिक कॉड। वो यहाँ से आपसे भाई ये भी पूछ सकता है कि कौन किसको खाता है, इसको एक फूड चेन में अरेंज करो, ऐसे सवाल पूछ लेता है वो। तो आर्कटिक कॉड इसको खाएगी, ये छोटी मछली होती है, इसे खाती है। आर्कटिक कॉड को सील खा जाती है, आर्कटिक सील, है ना, हाँ, सील ये बिल्कुल वालरस जैसी दिखती है, कभी देखना आराम से आर्कटिक जो सील्स हैं ये कैसे दिखते हैं। ये बहुत बड़ी एकदम मछली होती है, बहुत पावरफुल होती है, शेल्स तक को तोड़ देती है, ठीक है। फिर पोलर बियर इसको खाते हैं। अब पोलर बियर बहुत भाई साहब ये आर्कटिक में पाए जा रहे हैं, पोलर बियर अंटार्कटिका में नहीं मिलता है और ये ऑलरेडी खतरे में है, ठीक है। तो पोलर बियर ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है, अगर ये सारा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो गया तो पोलर बियर आपके गए। सेम केस आपका पेंगुइन वगैरह के साथ अंटार्कटिका में हो सकता है। तो ये एक बड़ा इशू इससे बन सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना। हाँ, एल्गी तो आपको पता है, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी का आपको पता रह जाएगा।
इसको खाता है जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाएगा। जू प्लैंकटन को कौन खाएगा? कॉड, छोटी मछली। कॉड को कौन खाएगा? ठीक है, आगे चल के सील, सील को खाएगा पोलर बियर। पोलर बियर बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है इन साइज। ठीक है, तो यूपीएससी का एक पीवाईक्यू ये भी था कि इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है किसी स्पीशी की जल्दी एक्सटिंक्शन में। ज़्यादा मैसिव होना भी है ना, ज़्यादा मास का बॉडी रखना भी, ये एक्सटिंक्शन के लिए एक जिम्मेदार फैक्टर होता है। क्यों? ये जानने के लिए आप पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल कीजिए, ऑलरेडी वहाँ पे ये सब चीज़ें देखी हुई है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है आर्कटिक के पिघलने का और आर्कटिक वार्मिंग का एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जो आर्कटिक में निचले है ना, मान लो ये अर्थ है, तो ये जो निचले वाला एरिया है यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वार्मिंग हो रहा है तब तो स्नो नहीं आना चाहिए। भाई साहब इस साल आपने देखा ब्लिजार्ड पे क्वेश्चन आया हुआ था जियो साइंटिस्ट में या फिर सीडीएस में कहीं तो आया हुआ था ब्लिजार्ड विंड पे कि ये कहाँ चलती है, क्या ये कोल्ड विंड है? येस, ब्लिजार्ड इज़ अ कोल्ड विंड, हम ऑलरेडी इसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये खैर अलग बात है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। ठीक है, इस तरीके से चलती है कनाडा से होते हुए यूएसए की तरफ। तो ये ब्लिजार्ड की वजह से भाई साहब यूएसए में लास्ट ईयर 2024 में बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ गए थे। कारण क्या है इसका? आर्कटिक जितना वार्म होगा उतना आपका पोलर वॉर्टेक्स जो है, ये पोलर वॉर्टेक्स ये, हाँ ठीक है, ये काफ़ी वीकन होगा। एक्चुअल में पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, ध्यान में ये रहे, पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी है, ये देखो लोगों को पता नहीं है, यहाँ वो फंसाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है पोलर वॉर्टेक्स एक ऐसा फिनोमिना है जो आपके, उनको मालूम ही नहीं है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में हो रहा है। उन्हें लगता है पोलर वॉर्टेक्स है, पोल में होता होगा कहीं। एक्चुअल में पोलर वॉर्टेक्स स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता है, सॉरी ये आपके जो ट्रोपोस्फियर है उसमें नहीं होता है, जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर है। तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक ये एक स्ट्रेटोस्फेरिक फिनोमिना होता है। तो ये जो वॉर्टेक्स है स्ट्रेटोस्फियर में, ये एक वॉर्टेक्स बनता है गोल गोल चक्कर, पोल में ये नॉर्मली चलता है। जितनी ठंड होगी उतना ज़्यादा पोलर वॉर्टेक्स आपके स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, बनेगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में बनेगा। अब ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ये भाई साहब जो अपर ट्रोपोस्फियर में जेट वेव्स चल रही होती है, जो जेट विंड्स चल रही है, इन जेट विंड्स को अगर ये पोलर वॉर्टेक्स स्ट्रांग होगा, दैट मीन जितनी ज़्यादा विंटर होगी, जितनी ज़्यादा ठंड होगी पोल पे, उतना स्ट्रांग पोलर वॉर्टेक्स होगा। जितना स्ट्रांग पोलर वॉर्टेक्स होगा उतना स्ट्रांग जेट विंड्स चलेगी। ठीक है, अब ये जेट विंड क्या करती है? ये एक तरीके से लिड का काम करती है, एटमॉस्फेरिक लिड, ढक्कन का काम करती है ना। ये एक प्रेशर क्रिएट करेगी नीचे वाली एयर पे, नीचे वाली एयर पे प्रेशर ऐसे क्रिएट करेगी कि ये पोलर एयर को, है ना, पोलर एयर को नीचे नहीं आने देगी, यहाँ से नीचे नहीं आने देगी। जितना ये पोलर वॉर्टेक्स है ना, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी पोलर वॉर्टेक्स उतना कमज़ोर होगा। जितना कमज़ोर ये होगा उतनी ये इरेटिक हो जाएगी आपकी जेट स्ट्रीम, ऊपर नीचे ऊपर। अब ये जेट स्ट्रीम आती कैसे है? ठीक है, हाँ, नीचे से गर्म हवा आ रही है, ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, दोनों मिक्स नहीं हो पाई, इसलिए कोरियलिस फोर्स के बदौलत ये ईस्टवर्ड फ्लो करना शुरू कर देगी, है ना। ये अगर आपने सेल्स नहीं पढ़े हुए हैं, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इनका इंटरेक्शन नहीं पढ़ा हुआ है तो वो मैं सॉरी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिक यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये उनके लिए जिन्हें मालूम है कि हाँ जेट स्ट्रीम चलती है और कैसे चलती है, ये भी जिन्हें मालूम है। ठीक है, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबे हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में ये रखना है, इन अ नटशेल, जितनी ठंड होगी पोलर वॉर्टेक्स उतना मजबूत होगा। पोलर वॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में। जितना मजबूत ये पोलर वॉर्टेक्स होगा उतना ज़्यादा ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये ऊपर ऐसे है ना, इतना राउंड हो रहा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो नॉर्मली ये होता है कि एयर यहाँ पे टाइटली फ्लो करने लग जाती है, फिर इसके नीचे वाली एयर पूरी टाइटली फ्लो करनी शुरू हो जाती है। तो उतनी ज़्यादा आपकी जो पोलर जेट स्ट्रीम का सर्कल है ये उतना टाइट होगा। जितना ये टाइटली फ्लो करेगा भाई साहब उतनी ज़्यादा आप पाएंगे कि ये उतना ज़्यादा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये उतना ज़्यादा ठीक है, ये उतना स्टेबलाइज्ड होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जितना ज़्यादा आपके वार्मिंग होगी, पोलर वार्मिंग, ये ठंडी एयर नीचे आना शुरू कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जेट स्ट्रीम भी उसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई है, पोलर वॉर्टेक्स के कमज़ोर होने की वजह से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सब इसके इफेक्ट है ना। थ्वेट ग्लेशियर, A71, A63, A51, ये सारी आइस शेल्फ जो है न्यूज़ में रहती है। ए आगे नंबर कुछ भी दे समझ लेना अंटार्कटिका की आइस शेल्फ है भाई, अगर वो बोले कि ये न्यूज़ में था। थ्वेट्स ग्लेशियर तो याद रखना है। फिर देखिए म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, आपने ध्यान में नहीं रखना है कि, है ना, क्या चीज़ है, आपने बस यहाँ ये ध्यान में रखना है। नंबर 1, म्यांमार इज़ अ हिमालयन एक्सटेंशन। अगर वो बोले कि म्यांमार के फॉर एग्जांपल पेगू योमा, अराकन योमा, ये जो योमा है ना,
हाँ, ये शान नाम का प्लेट्यू, ये हिमालयाज़ की ईस्टर्न एक्सटेंशन में कंसीडर होता है, ध्यान में ये रखना है। अंडमान एंड निकोबार भी हिमालय की ईस्टर्न एक्सटेंशन में कंसीडर होता है। अभी मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझा सकता, है ना। हाँ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्लेट, वो मैं आपको नहीं समझाना चाहता और आप समझने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि अभी 2025 का पेपर आने ही वाला है। बस मैं जो बोल रहा हूँ कि ये हिमालयन एक्सटेंशन है, दैट मीन्स ये हिमालयन एक्सटेंशन है, दैट्स इट, समझ रहे हो। हाँ, फिर अगर वो बोले कि इवन अगर वो पूछे कि जो मेघालय है, ठीक है, क्या मेघालय हिमालयाज का हिस्सा है? नहीं, मेघालय हिमालयाज का हिस्सा नहीं होता है। मेघालय एक्चुअल में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी एक्सटेंशन है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो वहीं म्यांमार में एक फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई है। फॉल्ट क्या होती है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, बीच में एक गैप, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, है ना। सागियांग सागाइंग फॉल्ट, अगर मतलब आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको इतना डेप्थ में वो पूछ सकते हैं। लेकिन जिनको रखना है सागाइंग फॉल्ट, आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में इसका एपिसेंटर आया था, ठीक है। इसका एपिसेंटर, हिपोसेंटर इधर ही क्रिएट हुआ था। आप मुझे बताएंगे जो है ओरिजिनेट कहाँ होता है ना। जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट कहाँ होता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव, आप यहाँ पे जाके ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अराउंड 70 वीडियोस, आपको 70 आवर्स तक का कंटेंट इसमें मिलेगा। मेरा टारगेट था 80 से 90 आवर्स का, लेकिन 70 में ही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। फ्रेश इसलिए भी नहीं, देखिए जितने भी लर्नर हैं जो मुझे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हाँ ठीक है, इसके बाद कोशिश की जाएगी कि फ्रेश कोई भी कंटेंट आपको डिलीवर ना किया जाए। और जो एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू अभी हम डिस्कस कर रहे थे उनको यहीं पे होल्ड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये सेशन इसलिए बना रहा हूँ कि जो उसमें करंट का लिंक करके करना था, एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ने, उनको हाइपर, है ना, उन पे स्टडी करने, ऑप्शन लेवल एनालिसिस करने का उतना भी वो फ़ायदा नहीं रहता है। जो चीज़ें पीवाईक्यू से रिपीट होती है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, वो जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के कुछ एक चीज़ें, और पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में हम इतने डेप्थ में पॉलिटी कवर कर रहे हैं। एक बार वो 22 वीडियो जाके देख लीजिए, अभी 22 वीडियोज़ में आपकी 70% पॉलिटी कवर हो चुकी है। फ्री में वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, एक बार जाके वहाँ देखिए कहाँ से एमसीक्यू बनेगा, कैसे बनेगा, सब वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है। उसको एक बार आप जा करके देखिए सेशन, आपका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। आधे घंटे की वीडियो में आपका अगर पूरा पॉलिटी रिवाइज हो रहा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, जा करके एक बार देखिएगा, कमेंट वहाँ पर ज़रूर कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, उन लोगों के लिए भी जो अभी पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं। तो अभी ये 2-3 ऐसी जो है वीडियोज़ आएंगी एनवायरनमेंट के लिए, और वहाँ पे चीज़ों को कवर अप, ठीक है, लगभग फुल स्टॉप के साथ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है यहीं पे फुलफिल की जा रही है। फिर देखिए ये डैम डायलेमा, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि, है ना, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, यहाँ से वो पूछ सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है, यारलुंग जांगपो पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यारलुंग जांगपो जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है। तो कौन सा वो ग्लेशियर है, आप मुझे अगर किसी को बुखार आया हो तो मुझे जल्दी से बताएं कि कौन सा वो ग्लेशियर है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चाइना बिल्ड कर रहा है यारलुंग जांगपो पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और इसका नाम याद रटने की ज़रूरत नहीं है, मी डॉग, ऐसे ध्यान में रखो, है ना, कि चाइना से हम कुत्ते ले आए, कुत्तों ने बोला मैं डॉग हूँ, मी डॉग, समझ गए, मी डॉग, मैं डॉग। तो हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, बस ज़्यादा इसकी कोई भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, पहली बात आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूनेस्को और यूएन वाटर मिल करके जारी करता है। इसके कुछ एक चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, कुछ एक चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1 इसलिए, जो हमने ऊपर ग्लेशियर को देखा ना, इस साल यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर को सेव करने की जो टेक्निक्स हैं, या फिर ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लेशियर रिट्रीट, और आर्कटिक ओशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें न्यूज़ में है और ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो ग्लेशियर बहुत पिघल रहे हैं, इसी को लेकर यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स ये भी डिक्लेयर कर रखा है। साथ में वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इस साल की जो आई, इसमें चौंकाने वाला खुलासा भाई साहब ये हुआ है कि जो ईस्ट अफ्रीका है इसने 80% अपने ग्लेशियर को ऑलरेडी लूज कर दिया है।
ऑलरेडी इतने सारे ग्लेशियर्स को लूज किया जा चुका है। और जो आपका हिंदू कुश और हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिंदू कुश हिमालयन रीजन है, HKHR जो रीजन है, ये भी 65% फास्टर मेल्ट हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नंबर 1 कि जो आपका आर्कटिक है वो 4 गुना फास्टर मेल्ट हो रहा है। जो आपका ये हिंदू कुश और हिमालयन रीजन है, जिसे थर्ड पोल भी कहते हैं दुनिया का, ये 65 टाइम फास्टर जो है मेल्ट हो रहा है, लगभग इतना। अगर वो बोले कि 4 टाइम फास्टर मेल्ट हो रहा है, नहीं, वो आपकी स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं ये जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न हिमालयाज या वेस्टर्न हिंदू कुश उतना जल्दी मेल्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है ना। हाँ, आप और अगली बात, एक और चीज़, काराकोरम एनोमली तो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, काराकोरम रेंज में क्या मामला चल रहा है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान में ग्लेशियल, हाँ ठीक है, प्रेजर्वेशन की एक टेक्निक चलती है, ग्लेशियर ग्राफ्टिंग, है ना, ग्लेशियर ग्राफ्टिंग। ये एक पुरानी टेक्निक है। यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ग्लेशियर ग्राफ्टिंग क्या है। बस इतना ध्यान में रखो कि ये ग्लेशियल प्रेजर्वेशन की एक टेक्निक है। ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल ग्लेशियर है, मान लो जैसे, है ना, मान लो जैसे ये मैंने वाइट कलर ले लिया, यहाँ पे अगर मान लो ग्लेशियर अवेलेबल है, जो ऑलरेडी ग्लेशियर अवेलेबल है, यहाँ से कुछ पीसीज ये पाकिस्तानी लोग उठा लेंगे, है ना, किल्टे में भर लेंगे, है ना, कुछ भी कैरियर होगा, छोटे छोटे पीसीज, छोटे छोटे ब्लॉक, जितना ये उठा सकते हैं वो ये उठा लेंगे। फिर ये कुछ किसी ऐसी पहाड़ी पे ले जाएंगे उसको, है ना, जहाँ स्नोफॉल रेगुलरली होती हो लेकिन टिकती ना हो। देखिए स्नोफॉल क्यों नहीं टिकती है, अगर सब स्ट्रेटा, नीचे वाला स्ट्रेटा उसको गर्म बहुत ज़्यादा मिले और उससे सब स्ट्रेटा में अगर ऑलरेडी प्रेजेंट बर्फ़ ना मिले तो बर्फ़ पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि धरती की, है ना, जो लैंड है, लैंड की वार्मथ को वो ले लेके आपकी ओशन, ठीक है, जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल ग्लेशियर है, यहाँ से ग्लेशियल ब्लॉक्स को उठाएंगे और यहाँ पे वो, है ना, यहाँ रख देंगे, पहाड़ियों पे वो रख देंगे और फिर इस पर होगा ऊपर से स्नोफॉल। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें वो साथ में उन ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डालेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें कोल ऐड कर देंगे कोल को, उसमें भूसा भूसा वगैरह ऐड कर देंगे ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो, ठीक है। फिर जैसे ही ठंडा सरफेस हुआ, ये लगभग जब फ्रेश स्नोफॉल है उससे पहले ये काम करेंगे, फ्रेश स्नोफॉल ऊपर से होगी और फिर वहाँ पे एक ग्लेशियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लेशियल ग्राफ्टिंग की टेक्निक है जो यहाँ अपनाई जाती है। यहाँ से भी आपसे वो सवाल बना सकता है अगर उसे बनाना होगा तो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर किसने डिक्लेयर किया है? यूएन ने। अगर वो बोले कुछ भी ग्लेशियल यूनियन, ये यूनियन, वो यूनियन, नहीं, कहीं पे भी आपको बर्बाद नहीं होना है। ऐसे में जब पानी की इतनी किल्लत हो रही है तो सर्कुलर वाटर इकोनॉमी जो है ये न्यूज़ में रहती है। एक आर्टिकल में ये भी था। ये सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्या होती है? जो आपने वाटर यूज़ किया, इसी को रिसाइकल करके आप जब वाटर को रिसाइकल कर पा रहे हैं उसे आप कहेंगे सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। अब वाटर रिसाइकलिंग के कई टेक्निक्स हैं। इनमें से एक टेक्निक जो यहाँ लिखी है, आई थिंक जो 2024 में पूछी भी गई थी, इस आर्टिकल में लिखी है, हो सकता है अगर नहीं पूछी हो तो इस साल पूछा जाए कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या चीज़ है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये बायोरिएक्टर और मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी को, है ना, बायोरिएक्टर क्या होते हैं ऑलरेडी हम आई थिंक साइंस एंड टेक में कवर किए हुए हैं, और मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी को ये मिक्स कर देते हैं। क्या होता है बायोरिएक्टर? क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वो डाल देंगे, फंजाई वगैरह डाल देंगे, फंगस वगैरह कुछ भी डाल देंगे। मान लो पानी है, पानी गला सड़ा हुआ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वो है, पोल्यूशन है, तो इसमें अगर इसकी BOD ज़्यादा है, मान लो इन अ नटशेल BOD ज़्यादा है, दैट मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इसमें क्या करेंगे, वो कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे जो कि इसको डिग्रेड कर सके, जो इसमें पोल्यूशन अवेलेबल है ना। फिर भी अगर कुछ बच जाए, कोई प्रॉब्लम बच जाए, तो इसे एक मेम्ब्रेन के थ्रू गुजारा जाएगा, है ना। फिर ये बैक्टीरिया भी अलग हो जाएंगे यहाँ से, और इसकी जो बाकी अशुद्धियाँ हैं वो भी अलग हो जाएंगी, यहाँ से फ्रेश पानी निकल जाएगा। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। दो चीज़ों को ये मिक्स कर रहा है, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और मेम्ब्रेन बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट को ये मिक्स कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं? वाटर ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से भी वो आपसे सवाल बना सकता है ना। बाकी एयरेशन टेक्नोलॉजी, अगर वो बोले कि एयरेशन टेक्नोलॉजी किस चीज़ में यूज़ की जाती है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कि वाटर में वो एयर का फ्लो बढ़ा देंगे ताकि इसमें एल्गी वगैरह कल्टीवेट हो सके, या फिर जो बैक्टीरिया है वो कल्टीवेट हो सके और वो उसको डिग्रेड कर सके, जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, पोल्यूटिंग, है ना, मैटर अवेलेबल है। सिंपल बात। फिर आता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। जब भी वो इस चीज़ की बात करे ध्यान में रखना है, ये आपका WMO का है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जो है इसे जारी करता है, ठीक है।
आप मुझे ये बताएंगे कि ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट जो है इसे कौन जारी करता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ये जारी किया गया है, ये इसलिए ज़रूरी है, रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, इसका चौंकाने वाला खुलासा है जिससे वो स्टेटमेंट बना सकता है कि 2024 जो है पहली ऐसी कैलेंडर ईयर आ चुकी है जिसमें कि हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो है ना जो टेम्परेचर ग्रोथ है इसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट गाइस। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज ऑलरेडी हो चुका है, जिस चीज़ को हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। पेरिस एग्रीमेंट में जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं वो क्या है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू तो है ही है। पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट है वो क्या है, टारगेट है कि किसी भी कीमत में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देना है और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे। मतलब ये तो किसी कीमत में ना हो, कोशिश करना है इससे नीचे ही रहे। ये इस वाले में हम फेल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये वर्ल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड है ना क्लाइमेट जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, ऑलरेडी इसमें ये रेज किया जा चुका है मामला। साथ में देखिए इसके क्या इश्यूज हैं, जब ग्लेशियल स्लाइडिंग हो रही है, ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, इतना सारी चीज़ें हो रही है, इसका एक बड़ा असर ये भी है कि अर्थ की जो रोटेशन है ये स्लोइंग डाउन हो रही है। ये मैंने पीवाईक्यू में भी आपको बताया था, इससे वो सवाल पूछ सकता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे जितना रोटेट कर रहा है ये स्लो डाउन हो रहा है। बहुत स्लो डाउन हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक दिन का फर्क पड़ रहा है, नहीं, ये धीमे धीमे स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन के कारण क्या है, एक तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे भैया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है। मान लो पोलर आइस जो है ये मेल्ट होकर के, पोलर आइस मेल्ट होकर के इक्वेटर के पास आ रही है, इसकी वजह से इक्वेटोरियल बल्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया, यहाँ नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अपने एक्सिस पे अब क्योंकि मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ये धीमे से घूमना शुरू करेगा। नंबर 1 कारण ये है। दूसरा, मून भी अपनी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो प्लैनेट पे लगाता है और मेनली वो इस एरिया में, आपके इक्वेटर के एरिया में ज़्यादा उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इधर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, साइंटिस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी वजह से भी अर्थ का स्पिन जो है धीमे हो रहा है। अगला कारण क्या है, अर्थ का कोर, अर्थ के लिक्विड कोर जो है ये भी स्लो डाउन हो रहा है। तो अगर वो बोले कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी धीमे 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 करके डिप्लीट हो रही है, भाई सब काम एक साथ ही होने होते हैं। धीमे धीमे क्यों डिप्लीट होगी, क्योंकि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से क्रिएट होती है, अर्थ के कोर के अंदर है ना, जो एक्टिविटी हो रही है, जो लिक्विड कोर है, आउटर कोर है, उस एक्टिविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में क्रिएट होती है। अब जो लिक्विड कोर है ये घूमना ही कम कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो डाउन होगी, अर्थ भी स्लो डाउन होगी। तो ये इसके कई कारण हैं, आपसे ये सवाल पूछ सकता है। फिर आते हैं एनसीएपी पे। ये भी मैंने बहुत ब्रॉडली ये पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में कवर करवाया हुआ है कि एनसीएपी एक्चुअल में क्या है ना। ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारे जितने भी प्रोग्राम अभी हम पढ़ेंगे तो ये सीपीसीबी के हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सीपीसीबी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की गई है ना। देर इज़ एक्चुअली एन अनोमली कि जिस चीज़ को हमें वाटर एक्ट के थ्रू क्रिएट करना था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्रिएट कर दिया। और जिसे हमने एयर एक्ट के तहत नॉर्मली है ना क्रिएट करना था, क्योंकि एयर के साथ वो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा आपकी ठीक है डील करती है, उसे हमने वाटर एक्ट के तहत क्रिएट कर दिया। तो आप मुझे बताएंगे सीपीसीबी स्टैट्यूटरी तो है कि कौन से एक्ट के तहत ये बनी हुई है? आंसर तो मैंने दे ही दिया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एनसीएपी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ध्यान में ये बात रखनी है कि ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है ना, यहाँ से 3-4 प्रोग्राम हम एक साथ पढ़ेंगे, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये सिर्फ 2 पोल्यूटेंट पे ध्यान दे रहा है एनसीएपी सिर्फ 2 पोल्यूटेंट PM2.5 और PM10। PM10 को कहते हैं रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर भी। और ये PM2.5 ऐसा होता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो ये आपकी ब्लड में भी घुल सकता है, ब्लड में भी घुस सकता है। ये पार्टिकुलेट मैटर सिर्फ इन 2 को कम करने की बात कर रहा है, एलिमिनेट नहीं, कम करने की बात कर रहा है। लेकिन अभी भी हम ये कम नहीं कर पाए हैं। इंडिया का जो लेवल है PM लेवल, ये बहुत ख़राब है, ठीक है। लेकिन ये तो एनसीएपी की बात हो गई है ना, 2 ही पोल्यूटेंट पे ये काम करता है। और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होती है एनसीएपी के तहत? ये वो सिटीज़ होती हैं जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल ना कर पाई हो, तो इन पे स्पेशल फोकस देता है फिर सीपीसीबी, है ना। और फिर आते हैं आपके पास एक और प्रोग्राम, वो है NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसमें PM2.5,
PM10 और दो और पोल्यूटेंट, वो नॉक्स है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सॉक्स सल्फर के ऑक्साइड, सिर्फ इन दो को वो कंसिडर करते हैं। कहीं पे भी CO2 का मेजरमेंट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो NCAP के तहत सिर्फ 2, NAMP के तहत 4। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है आपका, ठीक है, NAMP हो गया, ठीक है, NAMP हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी तक हमने 4 पोल्यूटेंट पढ़ लिए NAMP में। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट होते हैं, ऊपर के सभी 4 मतलब 2.5, PM10, नॉक्स है ना, सॉक्स, ये सभी 4, और इसके साथ 4 और मिला करके, वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ओजोन, अमोनिया और लेड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनको भी वो जो है ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं पे भी आपको है ना CO2 नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी आपको CH4 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वो आपको कंफ्यूज करेगा कि मीथेन को ये क्या मेज़र कर रहे हैं, मीथेन को नहीं कर रहे हैं। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मेजरमेंट कर ही नहीं रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, है ना, ध्यान में रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एसिड रेन कॉज नहीं करवाता है। कौन कौन करवाते हैं, नॉक्स करवाते हैं, सॉक्स करवाते हैं, है ना। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये सारे PYQs हैं। बस ये कौन करता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये 4 पोल्यूटेंट एडिशनल है। ध्यान में बस ये रखना है, सबसे पहले NCAP आया, A सबसे पहले आया, इसमें 2 है, PM2.5, PM10। उसके बाद आपके आता है NAMP, ठीक है, NAMP, फिर AM आएगा आपका, ठीक है, AP के बाद AM आ गया। इसमें 2 और ऐड हुए, कौन कौन, नॉक्स और सॉक्स, है ना, और सॉक्स, ठीक है। इसके बाद 4 और ऐड होंगे, किस चीज़ के लिए, आपके नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं, इंडेक्स के लिए। ये कौन 4 होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, है ना, अमोनिया और लेड। फिर 4 और ऐड होंगे एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए। तो ये स्टैंडर्ड 12 टोटल गैसेस के लिए पब्लिश किए जाते हैं। इसमें बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकल भी है। बस इतनी सी बात है, याद रखना होगा तो एक बार पीछे जाइएगा, मैंने आपको बता दिया फ्लो में, बस इतना ही ध्यान में रखना है, अदरवाइज ज़िंदगी भर कंफ्यूज होते रहो। एक इनका ग्रीन किचन इनिशिएटिव है डाउन टू अर्थ का। इसमें कुछ एक स्पीशीज़ हम पढ़ेंगे, कुछ एक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया था पालक क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है या नहीं। उन्होंने एक बार पूछ लिया था गुच्ची मशरूम क्या है। तो ऐसी चीज़ों से वो यहाँ से सवाल बनाते हैं। ऐसी ही चीज़ है एक काली गाजर जो न्यूज़ में थी, नाम से ही पता चल रहा है, अगर इसे कवर कर रहा है ना वो, दैट मीन्स कि भाई इसमें एंटीऑक्सीडेंट होंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, विटामिन C है, ये आंवला में भी होती है, और ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, एक HDL होता है, हाई डेंसिटी, हाँ ठीक है, ये अरे क्या इसे कहते हैं, हाँ ठीक है, अरे मैं इसका फुल फॉर्म नाम भूल गया इसका। एक HDL होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, एक होता है LDL, ठीक है, लो डेंसिटी का। अब ये हाई डेंसिटी जो है ये बेनिफिशियल होता है ना। ये जो लो डेंसिटी का है ये आपका हार्मफुल होता है, ध्यान में ये रखना है। जो हार्ट डिजीजेज वगैरह होती है ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ठीक है। तो हाँ, ये हाई डेंसिटी के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, लो डेंसिटी के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाता है। ये बेनिफिशियल क्यों होता है हाई डेंसिटी का, ये एक्चुअल में जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है ये LDL कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है ना। ये LDL कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है और फिर शरीर से बाहर निकालता है। तो ये HDL क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है तो ऑब्वियसली जो LDL है वो इसके अंदर है ना, इसको एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकलवा देता है। जितना ज़्यादा HDL होगा उतना बढ़िया आपकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ेगी, उतना अच्छा प्रेम आपका रहेगा। तो इम्प्रूव्ड डाइजेशन होगा, आई हेल्थ वगैरह सब बढ़िया रहेंगे इससे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। क्या, काली गाजर, लाल गाजर नहीं, काली गाजर, ये न्यूज़ में है, ठीक है। ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है। और लो वाटर रिक्वायरमेंट ग्रो इसकी रहती है, दिल्ली विल्ली में भी इसकी क्रॉपिंग हो रही है। ड्रॉट रेजिस्टेंट इसमें है ये, ठीक है। दैट मीन्स ड्राई लैंड फार्मर जो है ये इसकी ड्राई लैंड फार्मिंग इसकी पॉसिबल है, पर्माकल्चर फार्मिंग इसकी पॉसिबल है। और नेचुरल पेस्ट रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इसका कलर ही कुछ ऐसा है कि पेस्ट नॉर्मली कीड़े इस पर अटैक नहीं करते हैं। काला है भाई, है ना, उनको भी गोरी चमड़ी वाली चीज़ें चाहिए, अब स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं वो लोग भी। खैर, तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, है ना। हाँ, क्योंकि मैं आराम से बोल भी रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से बोलूँ, आज थोड़ी एनर्जी नहीं है।
तो अब आते हैं अगली चीज़ पे, वो ये कि भैया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है बढ़ रहा है। कैसे बढ़ता है ऑलरेडी आपको मालूम है, मैंने कुछ अदर फैक्ट इसमें डाल दिए हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये अर्बन एरिया है, ये बिल्डिंग बड़ी हुई है, ये बिल्डिंग बड़ी हुई है, बनी हुई है, यहाँ पे ऊपर सनलाइट है, सनलाइट आ रही है इसमें। तो नंबर वन तो बिल्डिंग कंक्रीट की है, हॉट असफाल्ट इसमें यूज हुआ है, सीमेंट इसमें यूज हुआ है। तो नंबर वन तो ये बिल्डिंग है, एब्जॉर्ब कर लेगी सनलाइट को, है ना। अब बिल्डिंगों के भी अलग अलग कलर है, कईयों ने हरे किए हैं, कईयों ने लाल किए हैं, ब्लैक किए हैं, है ना। ऊपर से यहाँ आपने रोड काली रंग की हुई है, इसमें भी हॉट असफाल्ट यूज हुआ है, तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। जितनी वाइट बिल्डिंगें होगी उतनी कम ये एब्जॉर्प्शन भी होगी, इंपॉर्टेंट बात ये है। लेकिन वाइट जो बिल्डिंगें है वो उसमें आपको काली जल्दी दिख जाएगी, तो वाइट कलर का पेंट आप जैसे वाइट कलर के कपड़े अवॉइड करते हैं वैसे ही वाइट कलर के पेंट अवॉइड करते हैं। तो एक कारण तो ये है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का। दूसरा कारण क्या है, बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी, हवा बेचारी आ रही थी, आगे बिल्डिंग आई, किसी तरीके से घुस गई, फिर बिल्डिंग आ गई, किसी तरीके से घुस गई, फिर बिल्डिंग आई। तो हवा के लिए, उसके सर्कुलेशन के लिए इतने बैरियर है। हवा जितनी स्टेबल रहेगी वो उतनी ज़्यादा गर्म होगी, उतनी ऊपर यहाँ से उठेगी, नीचे उतना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा। इसकी वजह से आपके जो है डिप्रेशंस, अर्बन डिप्रेशन भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आसपास से मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर वाली हवाएं आएंगी ऊपर वाले एरिया में, यहाँ बादल बनेंगे और इसी वजह से आपके अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। जिसे नहीं मालूम है कि लो प्रेशर से पानी कैसे आता है, तो वो जा करके भाई ये PYQ रिसर्च में एनरोल कर लो, मेरा भी इनकम हो जाएगा। फालतू में वो जो है वो दिल्ली वाले लोग, उनको पैसा देने के बजाय इधर 3,000 रुपया इधर दे दो, है ना। मज़े से सब चीज़ें जो भी पढ़ना हो, 2-3-4 सब्जेक्ट अच्छे से कवर इसमें हुए हैं PYQ में ही प्रिपरेशन हो जा रही है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, हॉट एस्फाल्ट, इसकी वजह से भी आपका जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है। वो यहाँ से सवाल ये पूछेगा, अगर बोलेगा कि ग्लास बिल्डिंग, भाई साहब ध्यान में रखो, ग्लास बिल्डिंग्स की वजह से जो अर्बन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? ग्लास बिल्डिंग की वजह से। वाई? क्योंकि ग्लास बिल्डिंग्स जो है, मान लीजिए ये ग्लास की बिल्डिंग है, इसमें सनलाइट अंदर आ तो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी अभी तो इसकी है ना वेवलेंथ लॉन्गर है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है। दैट मीन्स कि सनलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये एंटर हो रही होगी तब तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है ना। ये सनलाइट ज़्यादा एनर्जी वाली है। जैसे ये अंदर एंटर हुई तो थोड़ी ज़्यादा और ट्रैवल कर गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हुआ, एनर्जी इसने लूज कर दी, अब ये बन गई इंफ्रारेड। अब भाई साहब प्रॉब्लम ये होती है, ये वाली इंफ्रारेड वेव एक बार एंटर तो हो जाती है, एग्जिट करने में मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये ग्लास बिल्डिंग को एग्जिट नहीं कर पाती है, नहीं, बहुत रेयरली एग्जिट कर पाती है। तो अगर वो बोले कि लॉन्ग वेवलेंथ सनलाइट दे कैन नॉट एस्केप ग्लास, तो वो तो खैर वो तो गलत हो जाएगी, लेकिन दे कैन नॉट ईजिली एस्केप द ग्लासेस, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर वो आपसे स्टेटमेंट कुछ बोल दे, ये तो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि बिल्कुल ही नहीं कर सकती एस्केप, क्या नो, कुछ एक कर सकती है बट नॉट ऑल। अगर किसी ने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी डिप्लीट कर रखी है ना, अगर वो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड टाइप की हो गई है, तो वो भाई साहब ग्लास को इवेड नहीं कर पाती है। तो ये ध्यान में रखना है। ओवर लाइटिंग, ये भी एक कारण है कि आपने बहुत ज़्यादा लाइटिंग यूज़ कर दी है अपनी बिल्डिंग में, ये भी हीटिंग की कारण होती है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ अर्बन, हाँ ठीक है, बिल्डिंग के सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए, उन्होंने एक बार सवाल ये पूछा था, सस्टेनेबल बिल्डिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये किसका है? UNEP का है। इसके तहत UNEP ने, हाँ ठीक है, कॉमन कार्बन मेट्रिक करके, CCM करके एक अपना, हाँ वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, कॉमन कार्बन मेट्रिक न्यूज़ में रहता है, ये क्यों? तो बिल्डिंग का जो कार्बन एमिशन है उनको मापने का एक तरीका है, उसकी एक स्केल है कॉमन कार्बन मेट्रिक। इस पर उन्होंने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। तो बिल्डिंग से जो पोल्यूशन हो रहा है इस पर वो सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ही वो सोल्यूशन से आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक है बिल्डिंग से पोल्यूशन हो रहा है, आपकी सोल्यूशन क्या है? भाई साहब एक अजीबोगरीब सोल्यूशन ये भी है, हेम्पक्रीट। अगर वो बोले हेम्पक्रीट क्या है, तो भाई साहब जो आपका, हाँ ये जो आपके हेम्प के पौधे होते हैं, नॉर्मली ये आपने देखा होगा ना, मैरिजुआना है ये, कोई भी मतलब पहाड़ी एरिया से कोई होगा, नीलगिरी में ये मिल रहा है, हिमालयाज में मिल रहा है, जो भी मास्टर आदमी होगा वो इस पौधे को हमेशा पहचानता होगा। तो ये भांग का पौधा है। तो इसके जो स्टेम है भाई साहब, इससे फाइबर निकलता है, और उस स्टेम के फाइबर को है ना मिक्स करके, हेम्प के जो भी फाइबर है उसको मिक्स करके
एक बायो कंपोजिट तैयार किया जा सकता है, ठीक है। असफाल्ट के साथ मिक्स करके, सॉइल के साथ मिक्स करके इस तरीके के ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक होते हैं, है ना। इवन नॉर्मल ईंटों से भी ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हेम्पक्रीट जो है एक अच्छा सॉल्यूशन देती है, ये सस्टेनेबल होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इंसुलेशन अलग से लगाने की, आपको फोम वाली इंसुलेशन अलग से लगाने की इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो हम बेंजीन पोल्यूशन के बारे में पढ़े थे कि फोम मटेरियल से बेंजीन पोल्यूशन होता है, यहाँ से वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोम वाला इंसुलेशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूरोप में, साइबेरिया में फोम्ड इंसुलेशन लगाते हैं लोग, तो उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है, यहाँ से नहीं होगा। समझ लो, पीवाईक्यू में हम ये सब चीज़ें भाई पढ़े हुए हैं, उधर जा करके एक बार देख लो। मैं फिर से आपको एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। रिवाइज कर लो अच्छे से। अगली बात आता है कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि न्यूज़ में है, ठीक है। और कुछ मैंने सुबह ये टेलीग्राम पे भी शेयर किए हुए हैं, एक बार जा करके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो। तो कुछ एक केमिकल्स मैंने वहाँ शेयर किए हुए हैं, कुछ एक आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें इंडिया में बैन किया गया है। ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये दो, एंडोसल्फेन तो याद रखना ही रखना है। आई थिंक ये तो पीवाईक्यू में पूछा भी था कि ये एंडोसल्फेन क्या है। एंडोसल्फेन ये याद रखना ही रखना है भाई। ये पेस्टिसाइड है, इंडिया में बैंड है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन इसमें लगी थी, ठीक है। तो एंडोसल्फोन तो याद रखो ही रखो, ये आजकल भी न्यूज़ में रहता है। और ये भी है ना, मोनोक्रोटोफॉस। एक्चुअल में जहाँ जहाँ फॉस आए ना, समझ लेना कि नॉर्मली वो आपका एक कोई केमिकल ही है ना। ये इसी तरीके के केमिकल होते हैं। तो एंडोसल्फेन आपने ध्यान रखना है, मोनोक्रोटोफॉस भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकता है, यहाँ पे वो सवाल बना सकता है आपका, ठीक है। तो हाँ, है ना। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एकदम कर दी। फिर आता है मेथी। मेथी पे इनकी कवरेज है भाई साहब। जिन भी चीज़ों पे देखो, इन्होंने लेमन ग्रास पे 2021 में कवरेज की थी। लेमन ग्रास पे सवाल पूछ लिया कि इसमें मॉस्किटो रेपेलेंट की जो है रहती है। फिर इन्होंने देखिए, इन्होंने एक आई थिंक देर वॉज दिस कवरेज ऑन पर्माकल्चर, जिसमें ये भी बताया हुआ था कि ये जो पौधे हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उनमें एक ये भी डाला हुआ था कि क्या पालक करता है? नहीं, पालक नहीं करता है। तो वो भी सवाल पूछा हुआ था। सिमिलरली हमने ऊपर पढ़ा, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने लाल गाजर पढ़ी, सॉरी जो हमने काली गाजर पढ़ी, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है, मेथी कर रही है। ध्यान में रखना, जिस मेथी को आप खाते हैं भाई साहब, ये एक लेग्यूम है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट है, थोड़े सूखे में भी चल सकती है, ड्राईलैंड फार्मिंग हो सकती है। मिनिमम वाटर यूजेज इसकी होती है मेथी की, है ना। ये इसके की पॉइंट्स हैं, जो ये पूरी एक 12 मिनट की वीडियो है, उसके की पॉइंट ये मैंने निकाले हैं, सवाल पूछ लेगा वो, है ना। मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट है, कोल्डर मंथ है, और इंडिया इसका लार्जर प्रोड्यूसर है। कोल्डर मंथ का मतलब है कि भैया ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपकी उगाई जाती है, तभी उगाई जाती है। कोई किसान हो तो उसे मालूम है कि मेथी कब उगाई जाती है, लहसुन कब उगाया जाता है, धनिया कब बोया जाता है। कोल्डर मंथ्स में ये सारे काम होते हैं। सरसों कब बोया जाता है? तो अगर बोले कि ये खरीफ क्रॉप है, नहीं भाई, ये रबी क्रॉप है। कोल्डर मंथ में आपके, है ना, दिसंबर जनवरी में 3-4 मंथ्स जो है इसके सीजन नॉर्मली चलते हैं। तो 2-3 कल्टीवेशन आप ले सकते हैं। 30 दिन में आपकी मेथी तैयार हो जाती है, 30-33 दिन में। तो 3 महीने आप लगातार 3 फसलें ले सकते हैं इसकी, लेनी होगी तो। फिर आते हैं देखो आंवला पे। आंवला पे भी इनका अच्छा सीरीज है। आंवला पे तो वो सवाल अच्छे से बना भी सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया अब आंवला एक्सपोर्ट कर रहा है ना। तो आंवला पे भी आपने ध्यान में नंबर 1 ये बात रखनी है कि ऊपर हमने देखा, देखो ये जो काली गाजर है, ये आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रही थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इट इज़ नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सर। क्यों? क्योंकि ये एक लेग्यूम नहीं है। सिमिलरली आंवला भी लेग्यूम नहीं है। आंवला लेग्यूम नहीं है भाई, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करके दे रहा है। लेकिन ये ड्राई एरिया में, राजस्थान में बहुत ये प्रोड्यूस होता है आंवला, है ना। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये उधर प्रोड्यूस हो रहा है, राजस्थान में, गुजरात में। तो ड्राईलैंड फार्मिंग इसकी पॉसिबल है। विटामिन सी इसमें रहती है। यंग आपको रहना है तो आंवला डेली खाओ, है ना। स्किन यंग रखनी है, आंवला डेली खाओ। हाजमा ठीक रखना है, अगर नहीं खा कुछ बन रहा है तो वो जो ऐड आती है उसको भूल करके आप आंवला खाना शुरू कर दो। इसमें भी जो HDL है, हाई डेंसिटी का जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, हाँ, ये हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बढ़ा देता है। और LDL जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है उसको ये घटा देता है। ड्रॉट टॉलरेंट है। सॉइल हेल्थ ये इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते, ठीक है, ये पत्ते काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो ये सॉइल को भी न्यूट्रिशन देता है।
तो नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सर, ये लेकिन ध्यान में आपने रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी नहीं करता है। सवाल वो इसी के अराउंड पूछ रहा है, जब भी वो पूछेगा ना सवाल वो इसी के अराउंड पूछ रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है क्या? नहीं। मेथी दे रही है, हाँ, है ना। एक दो और ऐसे जो वेराइटीज़ है उनको हम स्टडी करेंगे, है ना। और कुछ स्पीशीज़ भी हैं, है ना, जो न्यूज़ में थी उनका। ये मैंने साथ में उनके लिए, जो मेरी तरह चटनी लवर है, वो आंवला चटनी का रेसिपी भी इधर से देख ले। फिर देखिए, हाँ, अगर आपको बोले कि सेंटोरिनी आइलैंड ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि भैया एक साथ 7,000 अर्थक्वेक इधर आ गए, एक साथ 7,000 अर्थक्वेक एक वीक में इस आइलैंड में। तो एक्चुअल में ये एक ग्रीक आइलैंड है, ठीक है। ये आपके एजियन सी में पाया जाता है, एजियन सी में सेंटोरिनी। और ये आइलैंड बना हुआ है, वॉल्केनिक आइलैंड है ये, ठीक है। तो ये वॉल्केनो से ही बना हुआ है। तो माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, है ना, माउंट विसुवियस, ये तो मालूम है कि इटली में है। अगर वो बोले कि स्ट्रोम्बोली से कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेंटोरिनी कहाँ है, तो ये ग्रीक आइलैंड है। और आपने ये देखा होगा फिल्मों में, कैटरीना कैफ की एक वीडियो आई थी, मतलब वीडियो नहीं वो उसका एक गाना आया था ऋतिक रोशन के साथ, वो इधर ही शूट हुआ था। तो ये और कुछ नहीं है, ये सेंटोरिनी है, वो यहीं कहीं शूट हुआ था आई थिंक। ना 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 ना, ऐसा कुछ गाना था भाई, मुझे ट्यून याद है ना। बचपन में ये आया था, मतलब तब हम 19-20 साल के हुआ करते थे। तो कौन सा वो था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये भी ज़रूरी हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसके आगे का जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एक और सेशन इसमें लगेगा। और क्योंकि हम देखो, ये हम फेब 2025 और हाँ जनवरी का भी इसी में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगला जो सेशन है उसमें जो इससे पिछले के 6 महीने के करंट अफेयर है, करंट अफेयर तो क्या मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें कवर की जाएगी। एंड आई होप, देखो ये चीज़ें ना, ये आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलती है, सवाल वो इन्हीं के अराउंड पूछ रहा होता है। ये चीज़ें आपको किसी मैगजीन में नहीं मिल रही होती है, एक साथ ऐसे कंसोलिडेटेड मैनर में। आई थिंक हमने मोर देन 100 टॉपिक्स इसी में कवर कर दिए हैं, एक ही चीज़ में, एक इसमें, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो नेक्स्ट सेशन है इसे भी मैं अपलोड करूं या नहीं करूं, है ना। हाँ, ये अच्छा लग रहा है या नहीं है ये अप्रोच, मुझे ये बताओ, क्योंकि ये चीज़ें कुछ है जो न्यू यूनिक में ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है इसका अच्छा आपको, है ना, हाँ, रेशो मिले, है ना, टर्न अराउंड रेशो, जो भी इसका मतलब जो भी आप बोलते होंगे इसे, हिट रेशो इसकी अच्छी रहे। हाँ, हो सकता है अच्छी ना भी रहे, तो मैं किसी बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आप यात्री अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कमेंट करने का मौका भी, और टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक भी। टेक केयर, बाय बाय।